प्राइम टाइम में बात करेंगे। राकेश सिन्हा जी हैं, आप सब जानते हैं। अभय कुमार दुबे, प्रोफेसर विवेक कुमार सबसे किनारे, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। एक नियम बना लेते हैं शुरू में कि सारी बातें एक साथ ना कहके कि अगर आप शुरू करना चाहें उस पर काउंटर, क्योंकि अलग मैं चाहता हूं हर वक्ता के कम से कम 3-3, 4-4 पक्ष जरूर आए, मतलब तथ्य या पक्ष जैसे भी हो। आपको ही मैं एक क्यों दे सकता हूं कि आपने एक लिखा कि जवाहर जो दिखते थे नेहरू ndtv.com पे वो है नहीं, और एक सवाल था कि ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जिनका उठना अभी बाकी है। देखिए रवि जी, इस बात पर आने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही थी कि हम खंडित रूप से किसी को नहीं देखें। प्रचलित राजनीति में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अंबेडकर नेहरू में टकराव हुआ, नेहरू गोलवलकर में टकराव हुआ, लेकिन मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को हम एक लाइफ टाइम उसकी फिलॉसफी और अचीवमेंट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर भी अभी के इतिहास में यह हुआ है कि सिर्फ नेहरू को इस रूप में प्रकट किया गया है, नेहरू ही नहीं बल्कि गांधी जी को भी, कि उनको आलोचनाओं से परे रख दिया गया है। उनकी आलोचना, उनकी नीतियों की आलोचना करना, उनके जीवन के किसी पक्ष को उद्धृत करना जो कि भारतीय की लोक संस्कृति, भारत की पॉपुलर माइंड को अपील नहीं करता है, ऐसा माना जाता है कि हम नेहरू और गांधी के खिलाफ हैं। इसी दौर में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि पंडित नेहरू को हम बहुत लोकतांत्रिक मानते हैं। वो स्वयं हालांकि अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं मानते थे। 1937 के नवंबर में के अंक में, मॉडर्न रिव्यू के अंक में उन्होंने एक लेख लिखा था सूडोनेम से, चाणक्य के नाम से। उसका लेख का टाइटल था राष्ट्रपति, जिसमें उन्होंने कहा था, बाद में स्वीकार किया मेरा लेख है, उन्होंने कहा था कि हमें तानाशाह बनने की भरपूर प्रवृत्ति है और तानाशाह बनने की, अधिनायकवादी बनने की भरपूर प्रवृत्ति है और इसको भारत की जनता रोके। अब घटना ये घटी कि जब कांग्रेस में 1950 में, ये तो काफी लिबरल तानाशाह है जो अपने तानाशाह होने की बात बता रहा है लोग। ये गुड तानाशाह है या बैड तानाशाह? मैं कह रहा हूं कि नेहरू की विशेषता थी कि आत्मालोचन करते थे और इसी आत्मालोचन के मैं लेकिन एक घटना का जिक्र करूंगा। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष जीते। उन्होंने कृपलानी जी को चुनाव हराया। ये अलग बात है कि नेहरू जी ने उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और कहा मैं प्रधानमंत्री से इस्तीफा दूंगा, नहीं दिया। लेकिन टंडन को बाध्य कर दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के लिए। घटना यह घटी कि उनके मंत्रिमंडल के 2 सदस्य रफी अहमद किदवई और एक जैन थे, दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा देके एक जनता कांग्रेस बना लिया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया। जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा इनको मंत्रिमंडल से हटाओ और ये कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो नेहरू जी ने कहा हम मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे, हमारी नीतियों से कोई अंतर नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि नेहरू की व्यक्तित्व को और कर्तृत्व को एक व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए और उसी व्यापक संदर्भ में देखते और उसमें होना चाहिए। मैं राकेश जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेना चाहते हैं कि आपने कहा कि गांधी या नेहरू को आलोचनाओं से परे रखा गया। मेरी जानकारी में ये राजनीति में हो सकता है कि उनका महिमा मंडन किया होगा, पर मैं बहुत श्योर नहीं हूं। मैं कह सकता हूं कि ऐसा किसी ने इनके साथ इतनी रियायत नहीं बख्शी है, ना गांधी को, ना नेहरू को, ना अंबेडकर को ही, लेकिन फिर भी राजनीति में आपकी ये बात लगती है। अब है आप तीनों में से पुरुषोत्तम दास टंडन वाले बात पे, और राकेश ने भले ही उदाहरण ना दिया हो लेकिन ये जो संदर्भ दिया है 1937 का चाणक्य वाला कि मेरे अंदर तानाशाही की प्रवृत्तियां हैं, इस पे कौन जवाब देना चाहेगा? ये जो लेटर है वो मैंने भी पढ़ा है, जो इन्होंने मॉडर्न रिव्यू में लिखा था। और ये नेहरू का जो अपने ऑपोजिशन की तरफ जो उनका एक पोजीशन था, जिसको हमें बहुत याद करना चाहिए कि एक लिबरल और डेमोक्रेट होने का मतलब क्या है। आज़ादी के बाद भी नेहरू ने ये बहुत किया। जैसे जानते हैं कि शुरू में ही जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, आफ्टर ऑल आज़ादी के टाइम पे पार्टीशन राइट्स हो रहे हैं, एक होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन है जहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का मिरर इमेज बनाया जाएगा, हम यहाँ पे हिंदू राज बनाएंगे। पहला इलेक्शन वो लड़ते हैं एज ए रेफरेंडम कि भारत सेक्युलर। मैं एक बात बता रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ उसके साथ हैं। उस वक्त भी आई एम कमिंग टू दैट, उस वक्त भी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में लाते हैं बिकॉज ही वांटेड ऑपोजिशन। जब ऑपोजिशन नहीं हो रहा था, ये चिट्ठी उन्होंने कब लिखी? जब 2 बारी सक्सेसिवली कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे और तीसरी बारी भी उनको बनाने की बात हो रही थी। उस वक्त उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा अपने को क्रिटिक करते हुए और पब्लिक को बताते हुए कि सीजरिज्म, दिस डोमिनेंट पर्सन, जो कि एक 1 मैन काइंड ऑफ शो, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये गलत चीज है और इससे
ऑब्वियसली सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो अपने आप को भी वार्न कर रहे हैं, पर जनता को भी बता रहे हैं कि ये चीज जो है अच्छी बात नहीं है। ये इससे तो मैं दैट इज द लेसन आई ड्रॉ फ्रॉम इट। उस एक खैर उससे अभय जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे राकेश ने कहा कि एक पब्लिक परसेप्शन तो है, मतलब ये सिर्फ राकेश का ही कहना नहीं है, एक पब्लिक परसेप्शन धारणा है कि बहुत ज़्यादा महिमा मंडन नेहरू को किया गया। इतिहास की किताबों में ना किया होगा, लेकिन जैसे ही बाहर विज्ञापनों में की बात होती है नेहरू 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 करके, पुरुषोत्तम दास टंडन का बार बार उदाहरण देते हैं उस चुनाव का। मैं जहाँ तक पढ़ा, नेहरू का उनसे वैचारिक मतभेद था और वो मानते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन में दक्षिणपंथी या हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति उस समय के हिसाब से, अब ये ज़्यादा प्रचलित राजनीतिक शब्द है, वो प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। उस चुनाव के संदर्भ में राकेश शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो अनडेमोक्रेटिक, गैर लोकतांत्रिक आदमी थे और उनको एक तरह से बनने के बाद भी उनको हटाया। देखिए 16 साल तो मैंने अखबार नवीसी की, जनसत्ता में काम किया और जनसत्ता के संपादक से लेके और असिस्टेंट एडिटर तक सब लोग नेहरू के आलोचक थे और उसमें दिन रात नेहरू की नीतियों को लेकर और नेहरू की शख्सियत को लेकर आलोचना और छींटाकशी ही छपती थी। 16 वर्ष तक मैंने ऐसे अखबार में काम किया है। उसके बाद मैं समाज वैज्ञानिक हो गया और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में चला गया। वहां भी आशीष नंदी से लेकर सारे के सारे लोग जो हैं वो नेहरू के कड़े आलोचक हैं। वहां नेहरू का कोई प्रशंसक नहीं है। जितने भी दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री हैं वो पहले दिन से, जाने कब से, जगदीश भगवती से लेके और तमाम एक पूरा सिलसिला बना हुआ है जो नेहरू की बहुत ही कड़ी आलोचना करता है। मैं बता रहा हूं कि इस देश में दो व्यक्ति, गांधी और नेहरू, उनकी जितनी कड़ी आलोचना हुई है, जितना से कहते नहीं बाल की खाल निकाली गई, निर्मम आलोचना हुई है, उतनी तो किसी की भी नहीं हुई है। जाहिर है कि ऐसे लोगों के प्रशंसकों का भी एक बहुत बड़ा और मजबूत दल होता है, उनका महिमा मंडन भी किया जाता है, लेकिन ये दोनों काम होते हैं। सवाल ये कि आप देख किसे रहे हैं, कौन देख रहा है। हाँ, और कौन देख रहा है, ये सवाल है। अब मैं कहूंगा कि ये तो आपकी बात का जवाब हो गया, मैं कुछ अपनी बात भी कह दूं। वो ये है, हाँ ठीक है, हाँ मैं अपनी बात, देखिए जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने सबसे बड़ा फौरी उद्देश्य क्या था? उस फौरी उद्देश्य को उनकी इस गतिविधि में देखा जा सकता है कि दिल्ली में दंगे हो रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री खुली जीप पर सवार होकर बहुत ही ना के बराबर सुरक्षा में उन दंगों को रोकने के लिए दिल्ली में घूम रहा है, गांधी के साथ उपवास कर रहा है। ये है वो इमेज। उनका पहला प्रोजेक्ट ये था, पहली परियोजना ये थी कि विभाजन की त्रासदी के कारण जो भारतीय मुसलमान, जिनका मन बुरी तरह घायल हो चुका था, मन, शरीर, अर्थव्यवस्था, सब कुछ, पूरा समाज, समुदाय पूरी तरह घायल हो चुका था, उसको भारत में कैसे रखा जाए, कैसे भारत में जो जीवन की, राजनीतिक जीवन की, आर्थिक जीवन की मुख्य धारा है, उस धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए। अपनी जिंदगी, अपने प्रधानमंत्रित्व में जो 19 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इस परियोजना को लागू करते हुए गुजारा। उनके बहुत सारे सूत्रीकरण जो हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का समीकरण हो, वो सब उनके इसी फौरी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए थे। अब आप तुलना कीजिए, जैसे हमारे, आपने कहा नहीं, नेहरू बनाम नरेंद्र की छवियां, मैं नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं करता, नहीं है, उनकी वजह से इतना पढ़ना पड़ा, उनकी वजह से पटेल के बारे में पढ़ना पड़ा। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि भयानक से भयानक सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक मुहिमें चलाई जा रही हैं, जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलता। लाल किला में बोले, चुप रहता, नहीं, बस लाल किला में बोलता है और उसके बाद कुछ नहीं बोलता, उसकी सरकार उसमें कुछ नहीं करती। और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद सक्रिय रूप से उसको रोकने के लिए और ऐसी घटनाओं का आधार खत्म हो जाए इसकी कोशिश करता है। ठीक है, ये फैक्ट है कि जैसे अभय कह रहे हैं कि बहुत आलोचनाएं हुई ऐसे, मतलब एकेडमिक दुनिया में, और बहुत प्रशंसक का भी ये है, पर कहीं आपको नहीं लगता कि ये इतना ऊंचा हुआ, या आलोचनाओं में भी, और इसका अनुपात इतना ज्यादा है कि दूसरी हस्तियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है किस्म का? लेकिन उसके पहले रवीश जी, मैं कहना चाहूंगा, आपने कुछ कहा कि जिसकी परतें अभी भी उतरना बाकी है। हाँ, कुछ तो है, लोगों को लगता है, ये लोग हैं, जानना चाहते हैं, तारीफ भी करते हैं नेहरू की, लेकिन जानना कुछ तो है जो पर्दा उठना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब पंडित नेहरू के जीवन काल और व्यक्तित्व कृतित्व को दो भागों में बांटा जाना चाहिए। एक आजादी के पहले का और एक आजादी के बाद का। हम आजादी के बाद उनको बहुत सहिष्णु और बहुत ही प्रोग्रेसिव सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए वो आधारशिला क्या है जिसपे वो बनते हैं। मतलब नेहरू जाते हैं कैम्ब्रिज में
और एक मेडिकल डिग्री लेकर के साइंस की डिग्री जो उनके कभी काम नहीं आती है, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इन बार में जाते हैं, वहां पर भी फेलियर होते हैं। जब लौट करके आते हैं तो चलती नहीं है उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो भी नहीं चलती है। और उसके बाद फिर वो क्या होता है कि जब वो लिखते हैं किताब, उसमें देखिए उनकी मनोदशा जो हम उसको कहते ज्ञान मीमांसा के आधार पर उनकी मनोदशा का चित्रण पहली बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया में होता है, जब वो अकबर को आउटसाइडर कहते हैं, न्यू कमर कहते हैं। यानी कि ये जो और वो फिर बाद में कहते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, उस समय के हिसाब से कहिएगा। हम आज के सामने बहुत सारे टूल्स बदल गए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। नहीं, आज भी देखिए कि वो मनोदशा किस प्रकार धीरे से सरक जाती है इधर और उधर। इसलिए जरूरी है कि वो अपने हिंदुत्व को राष्ट्रीय राष्ट्र धर्म मानते हैं, हिंदुत्व को। इसका मतलब जो बाकी धर्म थे उस समय और भूल जाते हैं वो। और चिट्टगांव हिल्स जहां पर की बाकायदा बुद्धिस्ट लोग डोमिनेंट थे, उसको दे देते हैं। तो ये मनोदशा जो है वो पल्लवित होती है 1937 में पहली बार, जब वह जीतने के बाद इलेक्शन वह मुस्लिम लीग से गठबंधन नहीं मानते हैं, और उसी उत्तर प्रदेश में सेपरेशन की पहली बार बीज बोई जाती है। जिन्ना पहली बार वहीं से उठते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेपरेटिज्म के लिए हम लोग किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोचिंतन में, मनोदशा में नेहरू के व्याप्त है। इस पे कहना चाहेंगे अलगाववादी सांप्रदायिकता उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो विवेक जी से बिल्कुल विपरीत इसी बात पे विपरीत है। ताकि मैं दर्शकों को और पता चले। दो चीजें कहना चाहूंगा। जो एक तो थोड़ा सा अगर ये आलोचना में भी कह दूं कि नेहरू के बारे में जो आलोचना है, सबने कहा कि बहुत ज्यादा था और उसी वक्त था। मतलब ये जब लीडर्स थे, नेहरू ने पूरी जो किताब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी वो गांधी जी की आलोचना थी। आपस में डिबेट और डिस्कशन तो शुरू से ही था, परंतु ये कहना कि नेहरू जी हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते थे, ये तो हिंदुत्व वाले भी नहीं कहते हैं। कह रहे हैं वो तत्व थे, शुरुआती लक्षण मतलब वहां दिखते हैं, बाद में पूरे ही हिंदुत्व हो जाते हैं। वो ठीक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सर, लेट मी क्लेरिफाई व्हाट आई हैव सेड। मैं ये कह रहा था कि बाकायदा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं, अकबर आते हैं और वो अंगीकार करते हैं भारत को, और भारत उनको अंगीकार करता है, यद्यपि वो नए नए यहां पर आए थे। तो इस वाक्य से इससे ये हुआ कि नए नए आने का मतलब ये हुआ देश की कुछ लोग यहाँ के हैं और कुछ लोग बाहर के। ये आप अभी का टूल उसमें लगा रहे हैं। नहीं, अभी का टूल नहीं है ये उसी समय का है, क्योंकि बाद में आप देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को जब मसौदा रखा जाता है, ठीक है, जब 13 दिसंबर 1946 को मसौदा रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए इसमें, ठीक है, इसमें फिर मैं राकेश जी के पास। हमारे अंडरस्टैंडिंग में नेहरू जी का जो अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म का था, शायद सबसे ज्यादा एडवांस्ड था। ये कहना कि मुस्लिम आउटसाइडर्स थे, उनके अंडरस्टैंडिंग में तो ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है। पर ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कुछ मुसलमान बाहर से भी आए थे। मुगल्स डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, बाहर से ही आए थे, परंतु असिमिलेट हो गए, और उनको फॉरेनर कहना ये तो नेहरू के लेक्सिकॉन में बिल्कुल नहीं है। आई एम कोटिंग फ्रॉम Muslim is equal to I'm quoting from Discovery of India. ठीक है, and I can give you वही लाइन नेहरू नहीं है। ठीक है। हाँ, एक मिनट के लिए फिर आती है। ठीक है, पूरी बात तो एक तो ये है, और एक ये जो 125वीं उनकी जो एनिवर्सरी है, उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम नेहरू को डिस्कस कर रहे हैं, एक तो किसी के एनिवर्सरी पे जैसे शुरू में ही कहा गया था, यू ट्राई टू थिंक ऑफ गुड थिंग्स, और दूसरे वो भी somebody जो कि इतने बड़े एक टॉल लीडर राकेश ने एक बात कही कि हम उसको पार्ट ना करें, मतलब एक टोटल पिक्चर में देखें। टोटल पिक्चर में देखें। उन्होंने एक उदाहरण देकर उस पिक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश की। बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक अगर आप किसी के, खास करके अपने ही स्वतंत्रता संग्राम के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स को अगर आप याद कर रहे हैं, तो उसकी संदर्भ में कर रहे हैं, तो उसमें मैं जरा कहना चाहूंगा कि जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर ये सेलिब्रेशन हो रहा है, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर
नेहरू नहीं होते, पटेल प्राइम मिनिस्टर हो जाते तो पता नहीं कितना बहुत बढ़िया बन जाता। ये तो डिजास्टर हो गया कि नेहरू बन गए। वो तो 10वीं में हम भी लिखते थे, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऑफ और इंडिया, यदि जैसे मैं भारत का अब तो आपको लेख ये है, भी- इसमें तो आपको घबराने अब की बात नहीं है। ये भी हाँ। कहा जा रहा है कि अगर नाथूराम गोडसे ने नेहरू पे ही गोली चला दी थी तो ज्यादा अच्छा होता। आरएसएस के पत्रिका में छपा है ये। तो ये एक माहौल क्रिएट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पटेल के बगैर गांधी अधूरे, नेहरू तो है ही नहीं पिक्चर में। तो ये इस माहौल में मैं नेहरू को नहीं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है।